ऑटिज्म और ऑटिज्म को ट्रीट करते वक्त अगर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारे डर हैं और आप उसको लेकर के आगे मूव कर रहे हैं, आपकी फैमिली में टोटली इंस्टेबिलिटी आ गई है, तो आप मान के चलिए कि आप अपनी जर्नी में काफ़ी पीछे रहेंगे। जब तक पेरेंट्स मोटिवेटेड नहीं है, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट 100% नहीं है, तब तक बहुत मुश्किल होता है। आज मेरी बात हुई है जिनसे, उन्होंने अपने बच्चे को ऑलमोस्ट 80% ठीक कर लिया है 4 महीने में। और वो क्यों हुआ है? पॉजिटिवली आगे मूव किए हैं और उस पॉजिटिविटी की वजह से उनको इतना ज़्यादा, पहले सेंटर पे जा रहे हैं, इतना सारा डर, 1 साल 1.5 साल यही मेहनत चलती रही, इतना डर, इतना फोबिया, फैमिली में नेगेटिविटी, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स थी और पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं कि एक्चुअली सेंटर में अंदर जब बच्चा जाता है 1 घंटा 2 घंटा वो लगा करके आता है, क्या होता है। पेरेंट्स का इंक्लूजन, इन्वॉल्वमेंट लाइक जीरो था। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि पेरेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट ही क्लियर नहीं हो रहे, यानी पेरेंट्स के मन में हजारों सवाल हैं कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वैसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। उनको एक ही जवाब मिलता था, आप ज्यादा सोचते हो। तो सोचता हर पेरेंट्स है जिसके बच्चे को प्रॉब्लम होगी, वो सुबह शाम दिन रात 24 घंटे 7 दिन वो सोचता रहेगा कि अगर ये होगा तो कैसे होगा, वो होगा तो कैसे होगा। अगर कोई स्पेशलिस्ट उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर सकता और रिजॉल्व करके उनको पॉजिटिव नहीं कर सकता, वो उनके बच्चे को ट्रीट नहीं कर सकता। और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जब बच्चे सेंटर्स में जा रहे होते हैं तो पेरेंट्स को अवॉइड ही किया जाता है, उनको अंदर भी नहीं जाने देते, उनको महीने में 2 महीने में एक बार छोटा सा ब्रीफ दिया जाता है कि अब आप ये करवा लो। और समटाइम्स 1-1 महीने तक, 1.5-1.5 महीने तक सेम एक्टिविटीज चलती रहती है। एक और मदर से बात हुई थी, वो 1 महीने तक बताते जा रहे, आईज है, ये नोज है, ये ईयर है, ऐसे स्पीच थेरेपी हो रही है। और उसके साथ साथ क्या चीजें हो रही हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइज या एक्टिविटीज, उनके ऊपर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि नॉर्मली मैं अपने चैनल पर एक्टिविटीज के बारे में कुछ भी नहीं बताता कि आप ये करो वो करो। मैं जनरल बातें बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है, मेरा ये मानना है कि जब तक पेरेंट्स का इंक्लूजन, इन्वॉल्वमेंट 100% नहीं हो, पेरेंट्स एक्टिविटीज के बारे में नहीं जानते, पेरेंट्स बच्चे के मूड के बारे में नहीं जानते, पेरेंट्स बच्चे की प्रॉब्लम्स के बारे में डिटेल में नहीं जानते, तब तक कुछ इंप्रूवमेंट आना मुश्किल होता है। इसलिए कई बार 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल की मेहनत भी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ ब्लाइंडली एक टनल में दौड़े चले जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता आपको पता ही नहीं होता कि किस तरफ जाकर के मैं बाहर निकलूं, कितनी लंबी टनल है ये बिल्कुल वैसी स्टोरी है। इस वजह से आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, और जो स्पेशलिस्ट पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके नहीं चलते हैं वो इवेंचुअली फेलियर में जाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डाल सकते हैं, +91 जरूर लगाए अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने वाले हैं। और अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है, लाइक का बटन फटाफट से हिट कीजिए ना। तो कई बार क्या होता है, पेरेंट्स का इंक्लूजन नंबर 1 बात हो गई। नंबर 2 बात होती है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो लंबे टाइम तक चलती रहती हैं और उन एक्टिविटीज का एक्चुअली कोई लॉजिक या रेलेवेंस नहीं होता। उनको कोई भी बच्चा दिखेगा, नॉर्मली सेंटर्स में क्या फिलॉसफी होती है, एक स्पेशलिस्ट होता है, उसने अपने यहाँ 2 या 3 या 4 ऐसे लोग रखे होते हैं, तो वो ट्रेन नहीं होते हैं, इंटर्न्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, कुछ सेम एक्टिविटीज सब बच्चों को करवाते रहते हैं। भाई आपको देखना पड़ेगा बच्चे की डायग्नोसिस जो है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्लासिकल ऑटिज्म बनती है, वर्चुअल ऑटिज्म बनती है, एडीएचडी बनती है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बनती है, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर बनती है। क्या प्रॉब्लम है उसका, उसके हिसाब से एक्टिविटीज कराई जानी चाहिए। एंड मेन एक वर्ड आप याद रखिए, कनेक्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ ये वर्ड कनेक्ट आप याद रखें। ये आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने बच्चे के साथ, ज्यादा से ज्यादा उसे एनवायरनमेंट से कनेक्ट करने के लिए। तो ये एक सेकंड रीजन होता है सबसे बड़ा, जो थेरेपी को फेलियर में ले जाता है। और आप जोर भी लगाते रहते हैं, कई साल भी आपके बर्बाद हो जाते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता कि हम लोग आगे क्या करें। तो ये दिस इज द सेकंड रीजन। थर्ड रीजन क्या होता है कि जब आप थेरेपी सेंटर्स में जाते हैं या आप अपने बच्चे की ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं, सो उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त आपके पास क्या क्या एक्टिविटीज कैसे कैसे डिजाइन करनी है, स्केड्यूल क्या होना चाहिए, वो सारा स्केड्यूल नहीं होता। सिस्टमैटिकली आपको कैसे आगे मूव करना है, वो सारी एक इंस्ट्रक्शंस का पोर्टल आपके पास नहीं होता, या इंस्ट्रक्शंस की पूरी एक आपके पास मेन्यू नहीं होता कि किस तरीके से हम लोग आगे मूव करने वाले हैं। तो उसकी वजह से भी काफी प्रॉब्लम्स आपको आती है। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर मिलती रहे कि इस स्टेप पे ये हो गया, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, एक ये करो। उसके बाद एक बड़ा रीजन जो होता है फेलियर का, वो होता है स्कूल्स का आपको कोऑपरेट ना करना।
आप स्कूल बड़े से अच्छे स्कूल, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे की बेस्ट एजुकेशन हो, तो उसके लिए आप स्कूल देखना शुरू करते हो। जब आप स्कूल देखते हो वहां पर भी आपको कोऑपरेशन नहीं मिलता, वहां से भी आपको ह्यूमिलिएशन मिलता है, क्योंकि अगर स्कूल चाहे वहां पे भी काफी कुछ हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि स्कूल वाले बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते और उसकी वजह से भी आपकी थेरेपी फेलियर में चली जाती है। उसके बाद एक रीजन आता है फाइनेंसिस, कि आप फाइनेंसिस ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। मोस्टली सेंटर्स आपसे 10,000 से लेके 30,000 रुपए मंथली चार्ज करते हैं, और ये चीजें आपके लिए ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो जाता है। जब आप पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लेते हैं तो आपको मच चीपर प्लान्स पड़ते हैं, जिससे कि आप, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको अवेयर किया जाता है। वो कॉस्टली भी पड़े तो भी वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, आपको अपने बच्चे को ठीक करने के लिए ज्यादा इजी चीजें मिलती हैं आपको। उसके साथ साथ क्या होता है, रूटीन और टाइम की शॉर्टेज, यानी आपका रूटीन बहुत लंबा होता है, टाइमिंग बहुत डिस्टर्ब होती है, उसकी वजह से भी आप ज्यादा टाइम थेरेपी को मेंटेन नहीं कर पाते सेंटर्स में, और बच्चे की जो थेरेपी है वो फेलियर में चली जाती है। इसलिए आपको ये सारे के सारे रीजंस एलिमिनेट करते हुए पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स की तरफ जाना चाहिए। खुद से ट्रेनिंग लीजिए, खुद से अपने बच्चे को ठीक करने की कोशिश कीजिए। आपसे अच्छा थेरेपिस्ट कभी नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच, बाबा।